नमस्कार बच्चों बच्चों आज का हमारा विषय है पुनर्मूल्यांकन। सबसे पहले ये पुनर्मूल्यांकन है क्या चीज़। तो बच्चों, फर्म में उपस्थित जो भी हमारे पास संपत्तियां हैं, दायित्व हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज है, तो इनका वर्तमान मूल्य प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना, जानना या लिखना ही पुनर्मूल्यांकन कहलाता है। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो बच्चों, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि पहला कंडीशन हमारा, अगर विद्यमान साझेदार जो पहले से साझेदार हैं और वो कई वर्षों से अपना व्यापार कर रहे हैं और उनकी पूंजी अनबैलेंस हो चुकी है और या पुराने लाभ हानि के अनुपात में बांटते थे, अब ये वर्तमान में चाहते हैं कि हम अपने लाभ हानि को नए अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करें या पूंजी के अनुपात में बांटे या बराबर बराबर बांटे। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा परिवर्तन होता है वैल्यू में, उसके परिवर्तन के लाभ या हानि को इनके द्वारा बांटा जाता है। इसलिए हमको पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, अगर हम साझेदारों को अपने फर्म में नए साझेदार को प्रवेश देते हैं, एंट्री देते हैं, तो उस समय भी नए साझेदारों को जानकारी दी जाती है कि हमारी वर्तमान संपत्ति का मूल्य या दायित्व का मूल्य क्या है। उसके लिए भी हमको गणना करनी पड़ती है। अगर कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, रिटायरमेंट होता है या संस्था छोड़ के जाता है, तो उसको भुगतान की जाने वाली राशि के लिए भी हमको गणना की आवश्यकता पड़ती है। या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को उस राशि का भुगतान किया जाता है, तो उसके लिए भी हमको आवश्यकता पड़ती है। या फर्म का कंपनी में एकीकरण या संविलियन किया जाता है, उस समय बच्चों हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? संपत्ति और दायित्वों का वर्तमान मूल्य की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यहाँ पर साझेदारी फर्म के द्वारा पुनर्मूल्यांकन लेखा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। और इस रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है ये एक नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र का लेखा है, अनरियल अकाउंट है। ये जिस प्रकार से लाभ हानि लेखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से इसको भी तैयार किया जाता है। और बच्चों, इसमें जो भी लाभ या हानि आता है उसको पुराने साझेदार, ओल्ड साझेदार और वर्तमान साझेदार आपस में क्या करते हैं? इसके लाभ या हानि को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका एक और नाम है, इसको लाभ हानि समायोजन लेखा भी कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। तो बच्चों, ये तो था हमारा ये। अब इसका किस प्रकार से बनता है आज हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए बोर्ड पे सबसे पहले देखिए, हमने प्रारूप बनाया है पुनर्मूल्यांकन खाता रीवैल्यूएशन अकाउंट। जिस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है वैसे ही ये बनेगा। तो इसमें कॉलम्स होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, विवरण राशि और इसमें डेबिट साइड में जितनी भी फर्म को हानि होती है उनको लिखा जाता है और जितना भी प्रॉफिट होता है उसको क्रेडिट में लिखा जाता है। ये हमारा लाभ हानि लेखे का सिस्टम है हमारा। बच्चों, इसमें हमको ये देखना है वर्तमान में, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि संपत्तियों के मूल्य में कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है। अगर एसेट्स के वैल्यू में कमी होती है, संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है, रिड्यूस होता है, तो उसको कहाँ लिखा जाता है? डेबिट में लिखा जाता है। संपत्ति के मूल्य में कमी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स या रिड्यूसिंग इन एसेट्स वैल्यू, संपत्ति के मूल्य में कमी। तो बच्चों, संपत्ति के मूल्य में जो कमी होती है उसके 3 कारण हैं। संपत्तियों के मूल्य में जो कमी होती है उसके 3 कारण है। पहला कारण है डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। आपने क्लास 11 में पढ़े हो डेप्रिसिएशन चैप्टर, तो उसमें हमने अध्ययन किए थे किसी भी संपत्ति का कंटिन्यूस लगातार उपयोग करने से उसके मूल्य में धीरे धीरे क्या होने लगती है? कमी होने लगती है। तो ठीक इसी प्रकार फर्म में भी कुछ संपत्तियां हम कंटिन्यूस लगातार उपयोग कर रहे हैं, तो इसके उपयोग करने से उसके मूल्य में क्या हो गई बच्चों? कमी हो गई है। तो उस कमी को हमने आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले खरीदे थे, लेकिन आज हमारे पास संपत्ति का मूल्य क्या है? ह्रासित मूल्य है, घटा हुआ मूल्य है, अपलेखित मूल्य है। तो आज की तुलना में उसका क्या मूल्य कमी हुई है, इसको ज्ञात करना पड़ता है। तो इसमें पहला रीजन होता है संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर। तो किन में डेप्रिसिएशन लगाया जाता है? तो हमारा आता है मशीन या प्लांट। क्या होता है? मशीन या प्लांट, यंत्र व संयंत्र पर, फर्नीचर्स पर और मोटर कार पर और कई बार भवन पे भी बोलता है। तो ये आपको बच्चों कैसे पता चलेगा?
तो एक तो आपको क्वेश्चंस में जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया है मशीन दिया हुआ है, क्या दिया है, मशीन बताया हुआ है 10,000 और यहाँ पे आपको बोलता है डेप्रिसिएशन चार्ज बाई 10%, मशीन पर 10% हरास लगाइए। तो 10,000 का 10% कितना होता है बच्चों, 1,000 होता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है बच्चों, 1,000 लिखना है, मतलब जितना इस साल डेप्रिसिएशन लगा है उसको लिखना है। या दूसरा बोलेगा आपको इसके संबंध में कि आपको यहाँ दे दिया बच्चों 10,000 रुपए दे दिया है और बता देगा कि आज के डेट पे मशीन की वैल्यू, मशीन का मूल्य जो है, मशीन का मूल्य आपको बोलता है 9,000 रुपए है। पहले हमारा मशीन का मूल्य कितना 10 था, अब कितना है 9,000। तो मशीन के मूल्य में कितने कमी हो गई है, 1,000 की कमी हुई है, तो उस 1,000 को लिखना है। तो डेप्रिसिएटेड वैल्यू को लिखना है, जो मूल्य कम हुआ है अंतर की राशि को लिखा जाएगा। तो पहला कारण क्या समझ में आया, संपत्ति के मूल्य में कमी का डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास। दूसरा कारण हमारा बच्चों होता है बाजार मूल्य में कमी होना, मार्केट वैल्यू में रिड्यूसिंग हो जाना, मार्केट वैल्यू गिर जाना। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आज हमने इस वर्ष हमने माल खरीदे थे, स्टॉक खरीदे थे, 20,000 रुपए का माल खरीद के लाए हैं, खरीदने के 2 महीने के बाद पता चला है कि उस माल की वैल्यू मार्केट में क्या हो गई, गिर गई है। अर्थात 20,000 का माल आज के डेट में मार्केट में कितने का है, 50,000 या 15,000 का है। तो कितने का कमा गया, 5,000 का कमा गया, बैठे बुठे आपको क्या हो गई, 5,000 की हानि हो गई। तो उसको बोला जाता है मार्केट वैल्यू में कम होना, मार्केट वैल्यू क्या हो जाना, गिर जाना, या हम इसको कहते हैं डिक्रीज इन मार्केटिंग वैल्यू। तो अब ऐसी स्थिति में किसका किसका मार्केट वैल्यू डिक्रीज होता है, कम होता है बच्चों। एक तो स्टॉक का, माल का मूल्य कभी बढ़ता है कभी कम होता है। ठीक उसी प्रकार जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, विनियोग करते हैं, किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, किसी कंपनी के हमने डिवेंचर खरीदे हैं, तो हमने जो मार्केट में इन्वेस्ट किए थे पैसा, अचानक क्या हो गया, उसकी वैल्यू गिर गई। या हमने गोल्ड में इन्वेस्ट किए थे, तो गोल्ड हमने खरीदे थे उस समय मान लीजिए 40,000 रुपए 10 ग्राम का था, आज का वैल्यू 30,000 हो गया। तो बैठे उठे हमको 10,000 का क्या हो गया बच्चों, लॉस हो गया। तो उसको कहा जाता है मार्केट वैल्यू में कमी के कारण। तो इसका प्रश्न में भी यही रहेगा, यहाँ पे आपको दे देगा स्कंद या स्टॉक। आपको क्या बता रहा है क्वेश्चन में, स्टॉक बता रहा है 20,000 रुपए और नीचे में बता रहा है स्टॉक एक्सचेंज में बता रहा है स्टॉक का वैल्यू बता रहा है कितना, 15,000 रुपए। तो इसका तात्पर्य क्या बता रहा है कि आपका पूर्व की तुलना में अभी हमारा मूल्य क्या हो गया, कम हो गया। तो अंतर की राशि यहाँ पे हम स्टॉक के सामने में हम क्या लिख देंगे, 5,000 लिख देंगे, या इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में कमी हुआ है। ठीक उसी प्रकार बच्चों तीसरा हमारा कारण होता है संपत्ति के मूल्य में कमी होने का डूबत ऋण, बैड डेब्ट्स। डूबत ऋण का मतलब होता है हमने क्या किए थे, अपने ग्राहकों को उधार माल बेचे थे, क्रेडिट सोल्ड किए थे, तो कुछ कस्टमर हमारा पैसा क्या कर दिए, डुबा दिए, या कोई कस्टमर हमारा पैसा अभी तक नहीं दिए हैं। तो ग्राहकों से पैसा न मिलना अर्थात हमारा पैसा क्या होना, डूब जाना होता है। तो डूबत ऋण, बैड डेट रिजर्व कहा जाता है यहाँ पे। तो जब कभी भी बोलेगा कि हमारा इस वर्ष हमारा क्या हुआ, पैसा डूब गया, तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, 2 आइटम पे पड़ता है। एक पड़ेगा आपका देनदारों पे, डेब्टर्स पे, और एक पड़ता है प्राप्य विपत्र पर, बिल्स रिसीवेबल का। किस पे पड़ेगा, देनदार, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, प्राप्य विपत्र पर। ये दोनों क्या होता है, जिन ग्राहकों को उधार माल बेचते हैं उनसे मिलने वाली राशि होती है। तो इसका प्रश्न में किस प्रकार से दिया रहेगा, आपको यहाँ पे दिया रहेगा देनदार दे देगा, क्या दे देगा बच्चों, यहाँ पे डेब्टर्स को भी दिया रहेगा, डेब्टर्स 10,000 रुपीज, और नीचे बोल देगा कि 10% देनदारों पर संदिग्ध ऋण संचय कीजिए, क्रिएटेड द बैड डेट रिजर्व ऑन 10% ऑन डेब्टर्स। तो उस स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, 10,000 रुपए का हम क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे। मतलब इसका तात्पर्य है कि 10,000 का 10% अर्थात 1,000 रुपए हमारा डूब रहा है, तो बैड डेब्ट्स कहा जाता है उसको। तो डूबत ऋण हमारा कहाँ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों संपत्ति के मूल्य में कमी के 3 प्रमुख कारण हैं। एक मूल्य ह्रास के कारण, डेप्रिसिएशन के कारण मूल्य कम होता है। दूसरा मार्केट वैल्यू गिर जाने के कारण, मार्केट वैल्यू में कमी होने के कारण। और तीसरा क्या होता है, ग्राहकों के द्वारा हमारा पैसा डुबा देने का। 3 कारणों से संपत्ति के मूल्य में कमी होती है। इनमें से जो भी कमी होगी उसको आप कहाँ लिखेंगे बच्चों, डेबिट साइड में लिखेंगे, और वही उतनी ही राशि लिखना है जो डूब रही है या जो कम हुई है, अंतर की राशि को लिखा जाएगा। ठीक इसका उल्टा, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होना,
अभी हमारी कम हो चुकी थी। ठीक इसका उल्टा ये भी हो सकता है कि एसेट्स का वैल्यू क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है, एप्रिसिएटेड हो सकता है। तो जैसे ही संपत्ति का मूल्य बढ़ जाता है, एप्रिसिएटेड हो जाता है, तो कहाँ लिखा जाएगा बच्चों, पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पे इंक्रीज इन वैल्यू इन एसेट्स। तो किन किन संपत्तियों का मूल्य हमेशा बढ़ता है? तो बच्चों सबसे महत्वपूर्ण है लैंड, भूमि। लैंड का मूल्य हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, इसका वैल्यू कम नहीं होता है, इसका मूल्य डेप्रिसिएटेड नहीं होता है। तो हमने जिस समय खरीदे थे उस समय लैंड कितने की थी, 2 लाख की थी। आज हमको बता रहा है वर्तमान वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू 5 लाख है। तो 2 लाख में खरीदे थे, आज वैल्यू कितनी 5 लाख है, तो कितना इंक्रीज हो गई, 3 लाख। तो 3 लाख रुपए को हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का वैल्यू भी कई बार हमको 10% कम करने बोलते थे हरास लगाने के लिए, तो डेबिट में लगाएंगे, अन्यथा बिल्डिंग का वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार स्टॉक, हमने 10,000 का माल खरीदे थे और आज उसका वैल्यू बढ़ गया है, और आज वो कितने का हो गया, 15,000 का हो गया, 20,000 का हो गया, तो बैठे बुठे हमको क्या हो गया, लाभ हो गया। तो स्टॉक के मूल्य में भी क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है। ठीक उसी प्रकार हमारा इन्वेस्टमेंट, विनियोग, जो भी पैसा आपने मार्केट में लगाए थे, आपने 1 लाख का इन्वेस्ट किए थे, आज मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ब्याज से बढ़कर कितनी हो गई, 1.5 लाख हो गई, तो आपको 50,000 का क्या हो गया, फायदा हो गया। तो आपको कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट में। तो जनरली किसका किसका मूल्य बढ़ता है, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इनका मूल्य हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। कई बार कम भी होता है, कम होगा तो डेबिट में लिखेंगे। ठीक इसका उल्टा आ जाइए, हमने किसके बारे में देखे थे, संपत्तियों के बारे में देखे थे। ठीक उसका होता है उल्टा, होता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, बोझ, कर्ज होता है। तो व्यापार के ऊपर जितना भी कर्ज होता है, बोझ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटीज में आपकी क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, लायबिलिटीज में क्या होती है, वृद्धि होती है, इंक्रीज हो जाती है। मैं कैसे, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में आपने बैंक से लोन लिए थे 20,000 रुपए, पिछले 3 साल से आपने ना तो लोन पटाए हो, ना तो उसका ब्याज चुकाए हो। अब आप जाकर के पूछ रहे हो बैंक में कि भाई मुझे कितना लोन पटाना है, तो बैंक कहती है कि 30,000 पटाना है। तो आपने लोन लिए थे 20,000, अब लोन कितना हो गया, 30। मतलब क्या हो गया, दायित्व में वृद्धि हो गई है, हमारी लायबिलिटीज क्या हो गई है, बढ़ गई है। हमको 10,000 रुपए क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, वो हमारे लिए लॉस है। इसलिए लायबिलिटीज में इंक्रीज को कहाँ लिखेंगे बच्चों, डेबिट में। तो मुख्य रूप से बैंक लोन पे इफेक्ट पड़ता है, क्रेडिटर्स पे, हमने उधारी माल खरीदे थे 4 साल से 5 साल से, उसका हमने पैसा नहीं दिए, तो सामने वाला हमसे क्या मांग रहा है, वित्त ब्याज मांग रहा है। ठीक उसी प्रकार बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, तो दायित्व में वृद्धि होगा बच्चों, तो कहाँ लिखोगे, डेबिट। ठीक इसका उल्टा, दायित्व में कमी हो जाना, आपके लायबिलिटीज में कमी हो जाना। तो लायबिलिटीज में कमी कैसे होगी, मान लीजिए हमने एक क्रेडिटर थे, हमने एक व्यक्ति से 10,000 रुपए का उधार माल खरीदे हैं। अब हम 2 साल से उसका पैसा नहीं पटा पा रहे हैं, बार बार आके हमको तंग कर रहा है कि भाई मेरा पैसा दो। तो हमने बताया कि भाई हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, तो बोलता है ठीक है भाई मेरे को आप क्या कर दीजिए, 10% कम दे दीजिए। हमको देना था 10,000, 10,000 का 10% कितना हुआ, 1,000। बोला है कि 1,000 रुपये कम दे दो, मतलब हम कितना पटा रहे हैं, 9,000। तो हमको 1,000 का क्या हो गया, फायदा हो गया, तो उसको कहते हैं लेनदार 1,000 लिखेंगे। या कई बार क्या होता है कि हमने 2 साल पहले हमने उससे उधारी खरीदे थे, जब भी उसको पैसा चुकाने जाते हैं उसका दुकान बंद मिलता था, ना वो पैसा लेने आया। तो एक इसका मतलब है कि हम उसको पैसा पेमेंट नहीं करना है, या उसने छोड़ दिया। तो दायित्व में अगर कोई लेनदार को हमको पेमेंट नहीं करना है, नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारे लिए क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। उसको कहाँ लिखेंगे बच्चों, क्रेडिटर्स में लिखेंगे। इसका इफेक्ट बैंक लोन में हो सकता है, कई बार बैंक लोन सरकार माफ कर देती है, हमको अब लौटाना नहीं है। उसी प्रकार लेनदार से हमको कम पैसा देना है या देवी पत्र पर, तो उसको कहाँ लिखा जाएगा बच्चों, क्रेडिट साइड। क्लियर है। तो दायित्व में कमी को कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। इसी प्रकार कई बार क्या होता है, कुछ हमारे पास एडिशनल खर्चे आ जाते हैं, या हमने सामने वाले से सर्विस ले चुके थे लेकिन किसी कारण से पेमेंट नहीं किए थे, अब सामने वाला हमसे पैसा मांगने आ रहा है, या ऐसे कुछ खर्चे निकल गए जिसकी हमने अपेक्षा नहीं किए थे, जिसको हम कंटीजेंसी एक्सपेंसेस बोलते हैं, आकस्मिक व्यय बोलते हैं। अगर किसी भी प्रकार के आकस्मिक व्यय किए जाते हैं तो उससे दायित्व में वृद्धि होती है, लायबिलिटीज हमारी बढ़ जाती है, इसलिए उनको डेबिट में लिखा जाएगा टू अदर एक्सपेंडिचर, टू आकस्मिक व्यय या कैजुअलिटी एक्सपेंडिचर, जिसमें मुख्य रूप से होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है, हमने सर्विस ले लिए लेकिन पेमेंट नहीं किए हैं, या अनएक्रूड इनकम होती है, एडवांस हमने इनकम ले लिए लेकिन सामने वाले को सर्विस नहीं दी है, सामने वाला हमसे पैसा वापस मांग रहा है। तो इस प्रकार के एडिशनल खर्चे आएंगे उनको डेबिट में लिखा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये भी हो सकता है, कोई छोटी मोटी हमको अन्य इनकम हो सकती है,
प्रीपेड, हमने सामने वाले को एडवांस दे दिए, सामने वाला हमको अभी तक सर्विस नहीं दे रहा है, हम उससे अपना पैसा वापस मांग सकते हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंडिचर। या इंक्लूड इनकम, हमने सर्विस दी है सामने वाले को, सामने वाले ने अब तक हमको सेवा नहीं दिया है, तो हम उससे अपना पैसा वापस मांगेंगे, तो कहा जाएगा क्रेडिट है। तो इस तरह बच्चों डेबिट और क्रेडिट में क्या लिखा जाता है? डेबिट में संपत्तियों के मूल्य में कमी और दायित्व के मूल्य में वृद्धि, एसेट्स के वैल्यू में डिक्रीज और लायबिलिटीज के वैल्यू में इंक्रीज और अदर एक्सपेंडिचर्स। क्रेडिट साइड में लिखा जाता है इंक्रीज इन एसेट्स, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि और दायित्व के मूल्य में कमी, डिक्रीज इन लायबिलिटीज। तो इन दोनों का फिर क्या निकालेंगे? अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। जो डिफरेंस आएगा डेबिट साइड में, अगर डिफरेंस आता है तो आपका क्या कहलाता है? प्रॉफिट कहलाता है। अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आता है तो आपके लिए क्या कहलाता है? लॉस कहलाता है। इस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर या वर्तमान में जो भी साझेदार हैं अपने अपने जो भी इनका अनुपात है, ओल्ड रेशो है, उस रेशो में क्या करेंगे? ये लोग आपस में बांट लेंगे। तो ये क्या था बच्चों? पुनर्मूल्यांकन खाता था। इसी में कई बार हमको जनरल एंट्रियां पास करने बोल देता है। क्या बोल देता है हमको? जनरल एंट्रीज पास करने बोलता है। तो अगर हम जनरल एंट्री बना सकते हैं और इसके माध्यम से बनाएंगे पुनर्मूल्यांकन के और अच्छे समझ में आ जाएगा। हमको ये मालूम है क्रेडिट में जो भी पोस्टिंग होती है उसके पीछे क्या होता है? पुनर्मूल्यांकन खाता क्रेडिट होता है। और जो भी डेबिट पोस्टिंग हुई है उसके पीछे क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। अगर हमारा होता है संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर इंक्रीज इन एसेट्स वैल्यू, तो उस समय हमारी जनरल एंट्री पास होगी एसेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर हमको प्रश्न में कहता है संपत्ति का मूल्य कम हो गया है तो उल्टा एंट्री हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू क्या हो जाएंगे? जिन जिन एसेट्स का वैल्यू कम की हो उन एसेट्स का पर्टिकुलर नाम लिख देंगे। दायित्व में कमी, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, तो अगर हमारी लायबिलिटीज कम हो रही है मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो लायबिलिटीज अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसी प्रकार दायित्व में अगर वृद्धि होती है, इंक्रीज इन लायबिलिटीज होती है, तो हमको क्या हो रहा है? यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू लायबिलिटीज अकाउंट। और यदि हमको बोलता है आकस्मिक कोई खर्च किए जा रहे हैं तो उसके लिए होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू अदर एक्सपेंडिचर्स। फिर उसके बाद हमने डिफरेंस निकाले, तो डेबिट साइड में कमाया था, डिफरेंस अमाउंट है कि प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट की एंट्री पास करोगे तो हमारा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल। अगर लॉस हुआ है तो किस एंट्री को रिवर्स कर देंगे? एक्स कैपिटल अकाउंट डीआर, वाई कैपिटल अकाउंट डीआर, जेड कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बच्चों ये क्या था? आपका पुनर्मूल्यांकन खाता। और अगर हमको जनरल एंट्री बनाने बोलता है तो जनरल एंट्री थी। तो बच्चों ये था प्रिपरेशन आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का तैयार करना। और बच्चों आपको अगले वीडियोस में हम आपको न्यू रेशो या नए पार्टनर के प्रवेश में जो जो हमको आवश्यकता पड़ती है उन सब काम करना आपको सिखाएंगे। तो बच्चों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा सकें। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। नमस्कार बच्चों।